नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि IAS में। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 10 उन प्रश्नों की व्याख्या सहित हल किया जाएगा जो कि UPSC प्रारंभिक परीक्षा 1993 में पूछे गए थे। इसी प्रकार से 10-10 प्रश्न करके लगभग 10 वीडियोज़ में UPSC प्रारंभिक परीक्षा 1993 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के समस्त प्रश्नों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 1992, 91 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को हल किया जाएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समस्त वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंचती रहे और इन वीडियोज़ के माध्यम से आप अपने तैयारी को एक दिशा प्रदान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला। आज का पहला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सारे ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए तंजावुर, ऑप्शन नंबर बी उरैयूर, ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम और ऑप्शन नंबर डी उत्तर मेरूर। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर मेरूर। आगे है, स्थानीय एवं ग्राम शासन प्रणाली चोल व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता थी। चोल अभिलेख में मुख्यतः निम्न 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किया गया है: उर, सभा या महासभा और नगरम। इनमें उर तथा सभा बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। गांव के सभी कार्यों की देखभाल एक कार्यकारी समिति करती थी जिसे वरीयम कहते थे। नगरम व्यापारी समुदाय की एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। तंजावुर चोलों की राजधानी थी। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए महिषासुरमर्दिनी, ऑप्शन नंबर बी नटराज, ऑप्शन नंबर सी राम और ऑप्शन नंबर डी सोमस्कंद। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चोलों के समय में निर्मित धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा को विश्व के श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नटराज। आगे है, दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। महान चोल शासकों ने न केवल द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, अपितु तक्षण कला व मूर्ति कला में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, नीचे के युग्म में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनके वीरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय सम्रांगण सूत्रधार, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन, ऑप्शन नंबर सी भोजदेव मानसोल्लास और ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर आमुक्त माल्यादा। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पल्लव राजवंश का महान शासक महेंद्र वर्मन एक महान कवि संगीतज्ञ था। उसने मत्तविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध हास्य ग्रंथ की रचना की। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन।
आगे है, इस ग्रंथ में कपालिकों एवं भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है, जबकि मालवा के परमार शासक कविराज भोजदेव ने सम्रांगण सूत्रधार, जो कि स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, तथा आयुर्वेद सर्वस्त्र, जो कि चिकित्सा शास्त्र से की रचना की। कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय ने शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ मानसोल्लास की तथा दक्षिण के हिंदू राज्य विजयनगर के तुलु वंश के महान शासक तथा तेलुगु साहित्य के विद्वान कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद या विश्ववितीय एवं संस्कृत भाषा में एक नाटक जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ को आरंभ करवाया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ममलूक वंशी सुल्तानों में बलबन ने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। उसने फारसी परंपरा सिजदा एवं पैबोज शुरू किया तथा इसी क्रम में फारसी त्यौहार नवरोज मनाना आरंभ किया। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बलबन। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों कथनों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है पर आर सही है। बाबर ने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा। ध्यातव्य है कि मुगल शासकों की राजभाषा फारसी थी, तुर्की नहीं थी। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का किलाए कोहना मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर की अतला मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी गौर की बड़ा सोना मस्जिद और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। शेर शाह ने दिल्ली स्थित पुराना किला के अंदर किलाए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण 1545 ईस्वी में करवाया था। इस मस्जिद के उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत की इमारत में इसको उच्च स्थान दिया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का किलाए कोहना मस्जिद। आगे है, जौनपुर की प्रसिद्ध अतला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी, गौर की सोना मस्जिद का निर्माण बंगाल प्रांत के शासक नुसरत शाह तथा दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिससे निकट
और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। ऐसा किसकी प्रभाव के कारण हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी डच, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मुगल चित्रकला में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत पुर्तगाली चित्र शैली के प्रभाव का परिणाम थी। मुगल काल में यूरोपीय चित्रों के महत्वपूर्ण भागों को अपने चित्रों में संजोने वाले महत्वपूर्ण चित्रकारों में बसावन, केशवदास, मिशिकन, दौलत, अबुल हसन आदि हैं। मिशिकन यूरोपीय चित्र बनाने वाला सर्वप्रमुख चित्रकार था। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन नंबर सी बम्बई प्रेसिडेंसी में और ऑप्शन नंबर डी मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास में 12 महल जिले में लागू किया गया। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। आगे है, इस व्यवस्था में रैयतों अर्थात किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते हुए किसानों से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55 से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूल किया गया। उल्लेखनीय है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कुल 51% हिस्सा शामिल था। गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया, नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे एक निश्चित दर से लगान वसूल किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर बी सत्य शोधक समाज, ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज और ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण मिशन। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों की पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सन 1873 ईस्वी में सत्य शोधक मंडल की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1872 में व सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों में ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सत्य शोधक समाज। आगे है, प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद राणादे तथा आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में की गई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा सन 1896 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने या किससे पड़ी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले मिनट,
ऑप्शन नंबर सी 1882 का हंटर आयोग और ऑप्शन नंबर डी 1854 का वुड का डिस्पैच। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 2 फरवरी सन 1835 को मैकाले ने अपना प्रसिद्ध लेख मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना करते हुए बांग्ला भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने मार्च 1835 में मैकाले की प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की नींव डाली। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट। आगे है, ज्ञातव्य है कि 1813 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दिए तथा 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित किए गए चार्ल्स वुड के डिस्पैच में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।